आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के लिए मॉडल सेट 4 सामाजिक विज्ञान विषय का 30 सेक्शन ए का 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार आरके +2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा इस डिस्कशन को प्रारंभ किया जाता है। आइए हम लोग शुरुआत करें सेट 4 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। ठीक है, तो ये जाने मार्सिले हम लोग जो 10 क्लास का बोर्ड में जनरली फ्रांस, जर्मनी, इटली इसी का चर्चा है। तो मार्सिले और फ्रांस से ही हम लोग देखे थे राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ एक तरह से। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का। तो मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? एक का उत्तर होगा हमारा घ फ्रांस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर आए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा है ना? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? तो जानिए, फ्रांस और ऑस्ट्रिया उसके बगल में था और ऑस्ट्रिया का प्रमुख शासक हम लोग पढ़े हैं मेटरनिक था, जो ये बात कहा था कि यानी फ्रांस कुछ भी करेगा तो यूरोप पर एक तरह का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, मेटरनिक कहा था ये बात। और मेटरनिक था किस देश का शासक, ये आपसे अलग से पूछा जाएगा, तो यहीं पर जान लीजिए मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक था। ठीक, वो कहा था कि फ्रांस अगर कुछ भी करेगा तो उसका असर बाकी यूरोप पर पड़ना तय है। यानी जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? जान लीजिए, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया 1930 से 32 के दरमियान, यानी 1930, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा लंदन में किया गया। ठीक है, तो ये जो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया कहां पर? लंदन में और 1930, 31, 32 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन अब आप खोज सकते हैं, जहां लंदन मिलेगा वहां है, तो लंदन यहाँ पे है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहले ही बताए हैं 1930 ईस्वी में किया गया। यानी 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था 1930 से 32 के दरमियान लंदन में। और ऐसे जान ले, पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। और आगे भी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के पश्चात रमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध कमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? जानिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आप उत्तर ऐसे ही खोज सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। गुजरात के साबरमती आश्रम से कहां तक गांधी जी किए? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट दांडी तक, साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तक दांडी तक उन्होंने यात्रा की। तो यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस यात्रा से हुआ? दांडी मार्च से हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्न कानून यानी कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? जानिए, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में मक्का के आयात पर एक तरह से शुल्क बढ़ा दिया गया। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र में थे? जानिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध का घटना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व 2 गुटों में बटा था। एक तरफ थे हमारे मित्र राष्ट्र और दूसरे तरफ में थे धुरी राष्ट्र। ठीक, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में प्रमुख थे हमारे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तब तक आप खोज लीजिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में चलकर अमेरिका भी था। और धुरी राष्ट्र में प्रमुख थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली,
जर्मनी, इटली, जापान। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? अब यहाँ हम लोग खोजते हैं तो 6 का उत्तर है क, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जापान है, जापान नहीं है, इसका मतलब जापान धुरी राष्ट्र में है। जर्मनी है, धुरी राष्ट्र में है। यहाँ जापान, इटली है, धुरी राष्ट्र में है। छांट भी सकते हैं आप, एक चीज पता रहेगा दूसरा चीज को। 7वां नंबर पर आए, स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? जान लीजिए, स्पेनिंग जेनी मशीन, ये मशीन जो है हमारा स्पेनिंग कताई का मशीन था। ठीक है, और स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किए थे जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ गया, स्पेनिंग जेनी मशीन का विरोध कहाँ के महिलाओं ने किया? तो ब्रिटेन के महिलाओं ने किया। क्यों किया वो बाद में दूसरा मुद्दा है, वह डिस्कशन करेंगे। अगला 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? पूर्व औपनिवेशिक माने उपनिवेश बनने से पहले ये भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे हमारा। कौन कौन सा? तो सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है, सूरत बंदरगाह है हमारा गुजरात में, गुजरात का समुद्र तट है, ऐसे ताप्ती नदी के किनारे बसा है सूरत, जानिए। और मछलीपट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो ये पूर्वी तट में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मछलीपट्टनम। तो ये दोनों बंदरगाह जो है हमारा 8 का उत्तर है पूर्व औपनिवेशिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। 9 नंबर में आए, निम्न में से गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। गुलाम तो 9वां नंबर पे आते हैं हम लोग कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जानिए, गुलामगिरी पुस्तक लिखे महात्मा ज्योतिबा फूले ने। ठीक, महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। जान लीजिए, वो क्वेश्चन और भी आएगा ज्योतिबा फूले से। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, वो महाराष्ट्र में थे। उनके चूंकि पिताजी जो है पहले से ही खानदानी उन लोगों का पेशा था, तो लोग पेशवा को, महाराष्ट्र में पेशवा होते थे, उनको फूल पहुंचाया करते थे, इसीलिए उन लोगों को फूले कहा जाता था। तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? जान ले, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया। ठीक, महात्मा गांधी कौन सा पत्रिका निकालते थे? यंग इंडिया, न्यू इंडिया नहीं, न्यू इंडिया निकालती थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आए हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर पे किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जानिए, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। काली मिट्टी किस चीज के लिए? तो कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अब इसमें से आप खोज कर बताइए कपास के लिए कौन सा राज्य है? तो काली मिट्टी जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, झारखंड में नहीं है। तो काली मिट्टी किस राज्य में? तो 11 का उत्तर हो गया ख नंबर। ठीक, 12 नंबर पे आए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जानिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक ना, रियो डी जेनेरो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में किया गया। तो 1992 यानी 12 का उत्तर होगा को। 13 नंबर, किस राज्य में सर्वाधिक अस्थाई वन क्षेत्र है? ठीक, तो किस राज्य में सर्वाधिक अस्थाई मतलब क्षेत्रफल में, ये परसेंटेज में नहीं है, तो सर्वाधिक अस्थाई वन क्षेत्र है, ये आपको याद कर लेना है। 13 का उत्तर होगा ख, मध्य प्रदेश में। 14 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? अलग अलग जगह आप पढ़े हैं, जानते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध? इसमें से देख के बताइए, भाखड़ा नांगल बांध है, सतलज नदी पर है। रिहंद नदी पर नहीं है, रिहंद बांध टिहरी नदी पर नहीं है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो ये जो हमारा नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा नदी का यानी जो हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है, जान लीजिए, प्रमुख नर्मदा बचाओ आंदोलन में सुश्री मेघा पाटेकर, आमिर खान बाद में, ये लोग बहुत ज्यादा लगे हुए थे। 15 नंबर क्वेश्चन पे आए,
जल दुर्लभता का क्या कारण है? जल दुर्लभता का क्या कारण है? तो जल दुर्लभता का कारण है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया और उसको बहुत ज्यादा पानी का जरूरत है। पहले तालाब में नहाते थे, अब मोटर चलाकर लोग नहाते, जो भी अन्य काम करते हैं, पानी बहुत ज्यादा, यानी बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता। जल का असमान वितरण है, जल संरक्षण का व्यवस्था नहीं है, बरसात में पानी ऐसे ही बहकर चला जाता है। तो इनमें से सभी, यानी 15 नंबर का उत्तर होगा घ। 16 नंबर, इनमें से कौन फलीदार फसल है? फलीदार फसल है, इनमें से कौन फलीदार फसल है? ठीक, तो इनमें से कौन फलीदार फसल है? 16 का उत्तर होगा क, चावल। 17 नंबर पे है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा 17 का उत्तर है हमारा गो। 18, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है टाटा। टाटा प्राइवेट कंपनी है, जानना है जो चीज जानिए। सेल, SAIL है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, सेल का क्या लिख दे रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल का कारखाना जो है वो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। और जान लीजिए अपने यहाँ जो, यानी झारखंड में जो बोकारो स्टील कारखाना है वो सेल के तहत ही आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टाटा नहीं, टाटा प्राइवेट कंपनी है। तो ये जो हमारा कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उपलब्ध कराता है? सेल। 18 का उत्तर है ख। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये तो खूब आएगा आपको क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कहां से कहां तक जाता है, यहां लिख दे रहे हैं NH7 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से, यानी एक तरह से बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। याद कर लीजिएगा वो NH7 कहां से कहां तक, ये भी क्वेश्चन बहुत आएगा। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। देखो दो और कभी कभी पूछा जाएगा। NH2 है हमारा ना, जो कि GT रोड, जिसको सामान्य तौर पर कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, ये हमारा अभी वर्तमान समय में कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है। ठीक है, ये भी जान लीजिए आप। अगला दूसरे क्वेश्चन पे है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अब जानिए भारत में किस प्रकार की है। संसदीय, एकात्मक, एक पक्षीय, इनमें से कोई नहीं। अरे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसद का 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और ये हम लोग बार बार देखते हैं, अलग समय में चुनाव होता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। 20 का उत्तर है हमारा क। 21 नंबर पे आए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? जानिए भारतीय संविधान का, मैंने मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितना अनुसूची? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची। वर्तमान में कितना है हमारा? 12 अनुसूची। ठीक, मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में कितना? 12 अनुसूची। ठीक, तो हमारा जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, जानिए ये नहीं है। अब आए 7वीं पर, इधर से उल्टा करें हम लोग। तो भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान का 7वीं सूची में 3 प्रकार का सूची दिया गया है। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जो जान ले हमारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें है? 7वीं में है। ठीक है, अलग अलग विषय उसमें शामिल है। अब आए हम लोग 22 नंबर पर, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ? जानिए ये अश्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में हुआ।
है ना। अश्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में हुआ, और ये जो अश्वेतों का शक्ति के लिए चलाया गया, अश्वेत लोग मतलब जो श्वेत नहीं थे, जो गोरे नहीं थे, जो एक तरह से कहें काले लोग थे, या तो मूल रूप से ज्यादातर अमेरिका के लोग थे, अफ्रीका के लोग थे, या कहें जो हमारा कुछ इंडियन लोग भी थे। तो वो जो अश्वेत लोग थे उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन लोगों ने यानी अश्वेत लोगों ने अपना आंदोलन किया। ये जो आंदोलन का अश्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में 1966 से लेकर 1975 तक। ठीक। 23 नंबर है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म जानिए। श्रीलंका में जब हमारा तृतीय बौद्ध संगीति हुआ अशोक के समय में, उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वो जब वहां पर श्रीलंका भेजा तो वहां के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया, और श्रीलंका में बहुत तेजी से बौद्ध धर्म फैला। तो श्रीलंका का जो अभी का समय में बनाया गया, जो हम लोग का किताब में यहाँ पर जिस समय ये, तो श्रीलंका का राजकीय धर्म है हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला नंबर पर आए 24 नंबर पर, किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? जानिए। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं एक दलीय शासन व्यवस्था है, कहीं दो दलीय शासन व्यवस्था है। दो दलीय शासन व्यवस्था वाला देश प्रमुख रूप से ब्रिटेन और हमारा अमेरिका है। कभी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के बनते हैं। ब्रिटेन में कभी कंजर्वेटिव पार्टी के, कभी लेबर पार्टी के बनते हैं। बहुदलीय व्यवस्था होता है जो हमारा भारत में अनेक पार्टियां हैं। जितना मुंह पर आया आपको बहुत सारा छूट भी जाएगा। एक दलीय शासन व्यवस्था चीन में है, जहां की सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही शासक पार्टियां है। ठीक है, तो 24 का उत्तर है हमारा ख। 25 में देश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो जानिए, देश का आर्थिक विकास किस कारक पर? जनसंख्या का आकार जैसा होगा, विश्व का स्थिति कैसा है, अन्य देशों के साथ सहयोग, सब चीज बढ़िया रहेगा। तो यानी उपरोक्त सभी, यानी 25 का घ उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। 26 नंबर पे है। 26 नंबर है हमारा, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मान लीजिए खाली पैसा है और शरीर बहुत खराब है, हो जाएगा? पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता है तो खाली प्रति व्यक्ति आय से नहीं होगा विकास। औसत साक्षरता दर, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता है, बहुत पैसा है, मूर्ख है, पैसा उसका लूट के दूसरा को ले जाएगा, उससे भी नहीं होगा। स्वास्थ्य का स्थिति, पैसा भी करे कि आमदनी भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा शरीर में कष्ट है, तो होगा विकास? उसका नहीं होगा। यानी सब चीज रहेगा, आय भी बढ़िया हो, साक्षरता दर भी बढ़िया हो, स्वास्थ्य स्थिति बढ़िया हो, सब बढ़िया होगा, तब वो क्या होगा? विकास बढ़िया करेगा। तो विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा? सबों के आधार पर। 27 नंबर पे आए, रोजगार गारंटी अधिनियम बाद में जुड़ गया एम उसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम पढ़े हम लोग। मनरेगा बहुत बड़ा स्कीम है कि गांव का जो गरीब मजदूर था उसको अकुशल मजदूरों को 100 दिन के रोजगार का गारंटी दिया गया। तो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत आएगा। और कितने दिनों के काम की गारंटी दी गई? इसमें कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है। ठीक। अगला नंबर है, बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत, बैंक देता है दूसरों को पैसा, हमारा आपका रखा छोटा छोटा बचत कर हम लोग रखे, मान ली पूरा अभी हिरनपुर वाला पाकुड़ वाला मिलकर रखे हैं 25 लाख रुपया सब बैंक में। बैंक का काम क्या? दूसरा बिजनेसमैन को दे दिया उधार में, हमको देगा 7% ब्याज, दूसरा से लेगा 15% ब्याज, तो उसको वही जो आय होगा वो बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत है। तो क्या चीज है बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत? ऋण है। 28 का ख। 29 नंबर पर आए, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? अरे जानिए, एक देश से दूसरे देश का अर्थव्यवस्था को जोड़ दिए, तो एक देश से दूसरा को जोड़ दिए, क्या कहलाएगा मेरा? वैश्वीकरण। ठीक है, 29 का उत्तर क्या होगा? क। जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार माने शॉर्ट में कहेंगे हम लोग इसको RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक।
कब पारित किया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अक्टूबर 2005 ईस्वी में पारित किया गया। तो इसका उत्तर है क। ठीक है, हम लोग आज सेट 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन किए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।